अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ एजुकेशनिस्ट आयशा सिद्दीकी। अगर आज हम इंग्लिश ना पढ़ते तो क्या होता? अगर वो कराची गया होता तो क्या होता? यू ऑल विल बी थिंकिंग कि अभी मैंने कौन से सेंटेंसेस कहे? आई हैव सेड अ कंडीशनल सेंटेंसेस। So basically students, today's topic is our conditional sentences which are also known as the clause. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि अगर आज हम इंग्लिश ना पढ़ते तो क्या होता, दिस इज़ अ कंडीशन। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस विच आर ऑल्सो नॉन एज द क्लोज। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ क्लोज क्या होता है। क्लोज एक्चुअली एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब कैरी होता है, कनेक्ट होता है। क्लोज दो किस्म के होते हैं, डिपेंडेंट क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो डिपेंड करता है सेकंड सेंटेंस पे, एंड इंडिपेंडेंट इज ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट, जो जिसको फर्स्ट सेंटेंस की नीड नहीं होती, वो खुद का खुद ही सेंस दे देता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का दूसरा नाम क्लोज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं क्या है। एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेस एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं जो अपना आउटकम देती हैं, अपना रिजल्ट देती हैं, अपना पोटेंशियल शो करती हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा अगर आज हम इंग्लिश ना पढ़ते तो क्या होता, अब मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई जिसका एक आउटकम आएगा, निकलेगा। अक्सर टेस्ट में क्या होता है, वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप लोगों को ये वर्ड आपने मेमोराइज करने हैं। जिस तरह आपको याद रहेंगे कि ये जहां भी वर्ड्स आते हैं तो आपने समझ जाना है कि दीज आर द कंडीशनल वर्ड्स और आपको उसमें कंडीशंस में इस्तेमाल करना है। तो these are the if, when, unless or until, provided or provided date, as long as or so long as, on condition date, these all are conditional words. ये सारे conditional words हैं। आपको ये जहाँ भी नजर आए you have to memorize this और आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो जो words हैं इन सब पे conditions apply होंगी। So basically they are the four conditions: zero condition, first condition, second condition and the third condition. Here we are going to start from the zero condition. Basically zero condition conditional sentences की पहली condition है। अच्छा जी, ये बहुत ही basic और common condition है। यूज किसके लिए होती है? फैक्ट्स, रियल ट्रुथ्स और यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली आप वन वर्ड में याद कर सकते हैं कि जीरो कंडीशन इज यूज फॉर द यूनिवर्सल ट्रुथ। जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स किस तरह से होते हैं, जैसे कि देयर इज वन गॉड, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स है विच आर अनचेंजेबल। ठीक है, तो जीरो कंडीशन में क्या डिफाइन करता है? जीरो कंडीशन हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ्स को डिफाइन करता है। तो जीरो कंडीशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप लोगों के लिए सारे फॉर्मूलाज हाईलाइटेड है हर कंडीशन में। तो जीरो कंडीशन का फॉर्मूला पहला ये है कि उसमें इफ यूज होता है, प्लस में यूनिवर्सल ट्रुथ और उसके बाद आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल इज द सेम थिंग। तो जीरो कंडीशन की एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है। यूनिवर्सल ट्रुथ के रिलेट ये लिखेंगे, एक बात आपने ये याद रखनी है, उसके स्टार्टिंग में इफ आपने लगाना है और उसमें जो आपने टेंस यूज करना है वो आपने प्रेजेंट सिंपल करना है। ये आपने तीन चीजें अपने जहन में रखनी है, फिर आपका ये जीरो कंडीशन सेंटेंस बनेगा। जैसे कि इफ वी हीट वाटर इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये मैंने जो एग्जाम्पल लिखी है इसमें दो क्लोज आ रहे हैं, एक डिपेंडेंट क्लोज और एक इंडिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? जो डिपेंड करता है सेकंड उसकी आफ्टर द कॉमा सेंटेंस पे, और इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे मैंने इफ इस्तेमाल किया है और यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा है और मैंने इसमें जो टेंस यूज किया है इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा जी, एक बात आप जहन में रख लें कि अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं, यू ऑल शुड बी क्लियर विद द टेंसेस। क्लियर, आपके टेंसेस क्लियर होंगे तो आप लोग कंडीशनल सेंटेंसेस जल्दी से समझ जाएंगे और की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इसके। तो जीरो कंडीशन में मैंने पहले इफ लगाया, यूनिवर्सल ट्रुथ लगाया और प्रेजेंट सिंपल लगाया। जैसे कि इफ वी हीट वाटर इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है कि अगर हम इफ को बाद में लिखना चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इफ एक ऐसी कंडीशन है जो हमें बताती है कि जो हमने सेंटेंस लिखा है वो ट्रू है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इफ यू हीट इट। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? सही ये भी है आपका और सही ये भी है, बट द डिफरेंस इज अगर आप इफ पहले लगाते हैं तो जो आपका दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज होगा उसको आप सेपरेट करने के लिए कोमा जरूर देंगे।
ठीक है जी, ये आपका पहला वाला है। इफ़ वी हीट वाटर कोमा इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इफ़ पहले लगाएंगे तो ये तरीका है। दूसरा इसका लिखने का तरीका है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ यू हीट इट। इसमें कोई मैंने कोमा नहीं लिखा। अगर आप इफ़ को बाद में इस्तेमाल करते हैं तो आप कोमा नहीं लगाते, अगर इफ़ को पहले इस्तेमाल करते हो तो आपने कोमा ज़रूर लगाना है। ये कुछ की पॉइंट्स आप लोगों ने ज़रूर याद रखने। अच्छा जी, अब आप दूसरी एग्जाम्पल खुद सोचें कि क्या हो सकती है जिसमें हम इफ़ लगाएं। टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए प्योरली, और उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। अब देखें जी, मैंने इफ पहले लगाया है तो ऑफ कोर्स मैं इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट कैसे करूंगी, एक कोमा से करूंगी। जैसे कि इफ यू मिक्स रेड एंड येलो यू गेट ऑरेंज। अब एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, नो वन कैन चेंज इट। यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसे ट्रुथ्स होते हैं जो कोई चेंज नहीं कर सकता, जैसे कि देयर इज वन गॉड, water boils at 100 degree centigrade, if you mix something you will get that thing. These are the universal truths. अब जैसे कि if you mix red and yellow, if मैंने पहले लगाया एक universal truth दिया है और कोमा से सेपरेट किया और प्रेजेंट सिंपल का यूज किया, you will get the orange color. This is your zero condition. ठीक है जी, आपने जीरो कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। जस्ट ये आप याद रखें कि इसमें प्रेजेंट सिंपल यूज होता है, इफ से स्टार्ट होता है, इफ बाद में भी लगा सकते हैं, वो मैंने आपको कंडीशन बताई है कैसे, पर इफ को पहले रख लें, और इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। दिस इज योर जीरो कंडीशन। अब इससे आगे हम आते हैं, इसके बाद हमारी आती है फर्स्ट कंडीशन। सो नाउ व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन को हम दूसरे वर्ड्स में लाइकली कंडीशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके चांसेस होते हैं कि हाँ ये हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट रियल पॉसिबिलिटीज। ये वर्कआउट करता है रियल पॉसिबिलिटीज में, लाइक ऐसी चीज़ें अगर आप लोग ये करते तो ये होता, मतलब उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये हो जाती, ये होगी, सॉरी ये होगी, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है वो लाइकली पे बात करती है। लाइकली से मतलब कि ये होगी, हमारी फ्यूचर में बात करती है। तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, इफ प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है जी। अब किस तरह? जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब होगे। अब ये मैंने एक प्रेजेंट में एक स्टेटमेंट रखी, उसका जो मैंने आउटकम बताया, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसकी हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताइए, अगर आप वर्क हार्ड करेंगे तो उसका आउटकम क्या मिलेगा, यू विल गेट सक्सीड। आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट बी सक्सीड। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। सो ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हमारी लाइकली होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि ये हो जाएगी। जैसे इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो आई विल स्टे होम। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को कोमा से सेपरेट किया है। क्यों? क्योंकि इफ इज यूज्ड इन फर्स्टली, पहले इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद हमारी सेकंड कंडीशन आती है जो हमारी विल में पॉसिबिलिटी दिखाती है। विल भी हमारा फ्यूचर से ही रिलेटेड है, पर इसमें जो कंडीशन होती है वो अनलाइकली होती है। लाइक उसके चांसेस नहीं होते कि ये कंडीशन जो हम बात कह रहे हैं कि भाई वो 100% होनी है, नहीं है, उसके अनलाइकली होते हैं। चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। यूज टू टॉक अबाउट इमेजनरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ इमेजनरी बातें, और आपको पता है इमेजनरी बातें ऐसी होती हैं जिनके चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती। विच सेंटेंसेस? जैसे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं नेशन की हेल्प करता। अब आप है नहीं, अगर आप होते आप क्या बात करें? अनलाइकली करें। तो सेकंड कंडीशन का आपने फॉर्मूला देखना है। इसमें सबसे पहले आप इफ़ इस्तेमाल करते हैं, पास्ट सिंपल और वुड इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो ज़ीरो कंडीशन है उसमें आपने क्या करना था? उसमें आपने सिंपली यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट कंडीशन आ रही है उसमें आपने प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल करना है। ठीक है, ये आपकी दो कंडीशन हो गई। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड आ रही है उसमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस, और वो ये है कि सेकंड में आप पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं और उसके साथ वुड यूज़ करते हैं, और जो आपकी थर्ड कंडीशन है उसमें आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं और उसके साथ वुड हैव यूज़ करते हैं। ये थोड़ी एक दूसरे से रिजेंबल है, तो आपने हिंट के जरिए आपने ये याद रखना है आपने। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है? पहले इफ इस्तेमाल होता है, पास्ट सिंपल क्या होता है? जो पास्ट की बात करता है, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें वर्ड लगाएंगे। याद रखिएगा जो वर्ड लगाएंगे उसकी ऑफ कोर्स कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट भी होगा। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि इफ़ यू वर्कड हार्ड, ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल को शो कर रहा है। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, ये बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इफ़ आई वर PM प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती, आई वुड हेल्प द नेशन, तो मैं नेशन की मदद करती। अब ये बात
जो पहली है वो पास्ट सिंपल में हो रही है और जो दूसरी वुड में हो रही है वो कंडीशन मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कि अगर मैं होती तो मैं ये करती, अगर मैं मेहनत करती तो मैं सक्सीड होती। ठीक है जी। इफ़ आई वॉन अ लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतती, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब मैंने लॉटरी जीती नहीं है, मैं बात कर रही हूँ अगर मैं लॉटरी को जीतती तो मैं ट्रेवल करती वर्ल्ड को। ठीक है, यहाँ आपकी सेकंड कंडीशन खत्म होती है। उसके बाद थर्ड कंडीशन बेसिकली जो आपकी बातें करती है वो पास्ट से रिलेटेड होती है। यूज्ड टू टॉक अबाउट रिग्रेट, इसमें हम रिग्रेट को शो करते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन जो पास्ट में हमने की हुई हो या रिग्रेट हो सिंपली बातों पे, जिस तरह जैसे कि अगर मैं IBA कराची के लिए अप्लाई करती तो मैं क्लियर होती। आपने देखा होगा इसमें सेकंड कंडीशन में हमने पास्ट को वुड से कनेक्ट किया, पर यहाँ पे हम रिग्रेट को शो करें और पास्ट से ही कनेक्टेड है। कैसे? यहाँ पे हमने क्या कहा था, अगर मैं मेहनत करती तो आउटकम फ्यूचर में मिलता, पर यहाँ कह रहे कि अगर मैंने अप्लाई किया होता तो मुझे आउटकम भी उसी वक्त मिला होता, क्योंकि यहाँ पे वुड हैव लग रहा है। एंड यू नो जहाँ भी हैव और हैज लगता है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आपने ये एक बात याद रखनी है, जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हैव एंड हैज लगते हैं। हैव और हेड लगते हैं। अब इसका फॉर्मूला आपने देखे, यहाँ सबसे पहले इफ लगेगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और इसका जो दूसरा कनेक्टर होगा उसमें वुड हैव लगेगा। एंड यू नो जहाँ भी हैव लगता है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये बेसिकली कुछ सेंटेंस के एक कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्मूला है। जैसे कि इफ आई हैड अप्लाइड फॉर द IBA कराची आई वुड हैव ऑप्टेड BBA, अगर मैंने IBA कराची के लिए अप्लाई किया होता तो मैंने BBA ही चूज किया होता। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं कामयाब हुई होती। अब यहाँ पे मैंने दोनों सेंटेंसेस को पास्ट से कनेक्ट किया है। सो हियर योर कंडीशन एंड्स। आप लोगों को कंडीशंस समझ आ गई होंगी। यू शुड प्रैक्टिस ऑन इट। बिल्कुल इजी है। आपने की पॉइंट्स याद रखने हैं। जीरो कंडीशन का आपने याद रखना है यूनिवर्सल ट्रुथ। फर्स्ट कंडीशन में आपने याद रखना है दोनों सिंपल यूज हो रहे हैं, पास्ट सिंपल फ्यूचर सिंपल, और सेकंड में हमारा पास्ट सिंपल के साथ वुड लग रहा है और यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव लग रहा है। ठीक है जी। आपने कुछ की पॉइंट्स हैं अपने जहन में रखने हैं, और जो मैंने ये बॉक्सेस यहाँ शो किए ये फॉर्मूलाज हैं। आप सिंपल ये फॉर्मूलाज को याद रखें और इसके रिलेटेड आप कोई भी आपके पेपर्स में क्यूरीज आ जाएंगी तो आप वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स को देख लेते हैं। हियर आर द मॉडल वर्ब्स। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मॉडल वर्ब्स की टर्मिनोलॉजी को देखेंगे कि बेसिकली मॉडल वर्ब्स का मतलब है क्या, मॉडल वर्ब्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, हमें क्या कहाँ ज़रूरत पेश आती है कि हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। अगर हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ ना करेंगे तो क्या होगा, क्या मॉडल वर्ब्स वाकई इतने ज़रूरी हैं कि हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, हमारी किस कंडीशंस को शो करता है। तो जी सबसे पहले मॉडल वर्ब्स जो वर्ब्स हैं, वर्ड्स हमारे दो किस्म के होते हैं। आप लोग जब भी एक सिंपल सेंटेंस बनाते होंगे यू नो डैट के वहाँ पे हम दो किस्म के वर्ड्स लगाते हैं, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और एक हमारा मेन वर्ब होता है। पर यहाँ हम मॉडल वर्ब्स की बात करें विच आर रिलेटेड टू द हेल्पिंग वर्ब। जो मॉडल वर्ब्स हैं प्योरली यूज्ड एज द हेल्पिंग वर्ब्स ओनली, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जो मॉडल वर्ड है, जो ये वर्ड मॉडल है, इसका मतलब है मूड। क्या? मूड। कुछ यहाँ पे मॉडल वर्ब्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं और हर सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि विल और शल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आउट। ये कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इधर वो एक सिंपल सेंटेंस हो या वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जो हम रेयरली यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे कि यूज टू, डेयर, नीडेंट, मीन्स नीड नोट। ये सेमी मॉडल वर्ब्स है। सेमी का मतलब होता है हाफ, ये फुल मॉडल वर्ब्स हैं जो हमारे सेंटेंस में यूज़ होते हैं। सेमी मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमारे एज ए हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं और हमारे मेन वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। बट वियर एज जो हमारे ये मॉडल वर्ब्स हैं ये प्योरली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, पर जो हमारे ये सेमी मॉडल वर्ब्स हैं वो दोनों में इस्तेमाल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में भी और मेन वर्ब्स में भी। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब का यूज़ स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा मॉडल वर्ब है विल एंड शैल। तो विल एंड शैल हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होता है? यू नो वेरी वेल कि जो हमारे विल और शैल है ये हमारे फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स हैं और मॉडल वर्ब्स को हम एग्जैक्टली यूज़ भी एज ए हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। तो सबसे पहले हम विल एंड शैल का यूज़ देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका काम देखते हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये हैं ही हमारे हेल्पिंग वर्ब्स फ्यूचर के। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, शी विल कुक मील। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है जहाँ पे मैंने आपको सिंपली विल का यूज़ बताया है कि जो हमारा मॉडल वर्ब विल है वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस है, देयर इज़ नो एनी कंडीशन,
बिल्कुल सिंपल, शी विल कुक मील. दिस इज अ प्रेजेंट सिंपल और वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विच इज यूज्ड इन अ फ्यूचर. यहाँ पे मैंने आपका विल का आपको यहाँ क्या बताया है, यूज बताया, जो कि हमने मॉडल वर्ब पहला अपने स्टार्ट किया. दूसरा मैं सेंटेंस लिखती हूँ, शी विल बी कुकिंग मील. ये मैंने कौन सा सेंटेंस लिखा है, ये मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस लिखा है क्योंकि आईएनजी लिखी है, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है और इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल बी इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे मैंने आपको दोबारा विल का यूज़ बता दिया. विल का यूज़ कैसे हो रहा है फ्यूचर टेंस में, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज़ हो रहा है विल. और हमारा विल कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, शी विल हैव कुक्ड मील. अब मैंने यहाँ विल का यूज़ किया है. इस सेंटेंस को हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ भी आपका विल इस्तेमाल हो रहा है. आपको यहाँ पे यूजेज समझ आ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जो मॉडल वर्ब्स हैं उनका यूजेज किस तरह कर रही हूँ. वो सेंटेंसेस में भी यूज़ होते हैं, वो काफ़ी चीज़ों में होते हैं. आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि विल शैल और कहाँ पर होते हैं. अच्छा, उसके बाद मैं लिखती हूँ, शी विल हैव बीन कुकिंग मील. अब ये सेंटेंस किसको शो कर रहा है, ये ऑफ कोर्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ विल हैव बीन किया गया है. हैव बीन हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, कुकिंग आईएनजी इसमें यूज़ होता है. तो यहाँ भी हमने विल का इस्तेमाल कर लिया जी. ठीक है, यहाँ पे आपको विल के यूजेस समझ आ गए होंगे. मैंने आपको 4 यूजेस बताए, प्रेजेंट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया. तो हमारा अभी विल शेल कंटिन्यू है और विल शेल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है मैं आपको आगे बताती चलूँ. सबसे पहले जो हमारा शेल है वो सजेशंस के लिए इस्तेमाल होता है. सजेशन जैसे कि क्या हम यहाँ पे चलें, क्या हम कराची चलें. कंपैरेटिवली भी यूज़ होता है, क्या हम कराची चलें या सिंदड़ी चलें. आप देख रहे हैं मैं किस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, कंपैरेटिवली यूज़ कर रही हूँ. या आप सजेशन के लिए भी कर सकते हैं कि तुम कराची जाओ, ये एक सजेशन है. तुम डॉक्टर को चेकअप करवाओ, ये एक सजेशन है. तो विल शेल और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं. विल शेल की सर्टेनिटी बताती हूँ. ऑलमोस्ट 90% चांसेस होते हैं सर्टेनिटी के अगर हम विल को यूज़ करते हैं या शेल को यूज़ करते हैं. जैसे आई शेल गो टू कराची, मैं कराची जाऊँगा. तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, सर्टेनिटी. और याद रखिएगा जो सर्टेनिटी होती है वो 90% चांसेस होते हैं उस चीज़ के होने के. ऑलमोस्ट मतलब वो चीज़ होनी होती है, उसके चांसेस होते हैं. उसके बाद जो यूज़ होता है उसका ऑफर करने के लिए होता है. जैसे शेल वी गो टू सिंदड़ी, क्या हम सिंदड़ी चलें, तो ये एक ऑफर है.